अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान और मैं अपने वादे के मुताबिक ले आई हूं आप लोगों के लिए वो इश्क शराब सा की एपिसोड 13, जिसको तहरीर कर रही हैं हम सब की फेवरेट राइटर हुरिया मलिक। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब, मगर उससे पहले कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लें बेल आइकॉन को, ताकि आप वो इश्क शराब सा की कोई भी एपिसोड को मिस ना कर सकें। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी एपिसोड, वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 13। आखिर कौन है ये मारखोर? वो उलझे हुए अंदाज में गोया हुई। ये जो भी है मेरी सारी सरगर्मियों से वाकिफ़ है। इसके जहन में दूसरी सोच लहराई तो बेचैनी की लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। उफ़ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी कैसे गर्दाब में फंस चुकी है। वो दोनों हाथों से सर थामती अजियत से बोली, लेकिन स्क्रीन पे नज़र पड़ते ही इसकी आंखों से मारे गुस्से के शरारे निकलने लगे। एक ये बदतमीज़ मीर अली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की। गुस्से के मारे इसके नथने फूलने लगे, जबकि शररबाज निगाहों से स्क्रीन को घूर रही थी जहां वो बदतमीज़ ड्राइवर इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। बोलने की तमीज़ नहीं है और मैसेजिंग करने की पड़ी है। वो उसके लफ्ज़ बीबी जी पे चिढ़ती हुई बोली और फिर गुस्से से उसका नंबर मिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। दूसरी ही बेल पे कॉल उठाते हुए वो सादगी भरे लहजे में गोया हुआ तो इसका पारा मज़ीद चढ़ने लगा। वालेकुम अस्सलाम, मुझे फ़जूल मैसेजेस करने की वजह पूछ सकती हूँ? वो बिना किसी लगी लपटी के फ़ौरन मुद्दे पे आई तो दूसरी जानिब वो जैसे हैरान हुआ। बीबी जी, वो फ़जूल मैसेजेस तो नहीं थे, मैं तो बस आपकी खैरियत मालूम करना चाहता था। वो फ़ौरन वजाहत देते हुए बोला तो इसे मज़ीद ताव आया। क्यों? तुम हो कौन मुझसे ऐसे सवाल करने वाले? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ, और तुम ड्राइवर हो तो ड्राइवर बन के रहो। आज के बाद ऐसी फजूल हरकत की तो सुल्तान को बता के चमड़ी उतरवा दूंगी। वो इस वक्त वाकई एक गैंगस्टर की बीवी बनी मीर अली पे चढ़ाई कर रही थी। बीवी जी, ये जुल्म मत कीजिएगा। दूसरी जानिब उसकी इल्तिजाया आवाज़ आई तो जाने क्यों रुशानी को उसका लहजा खासा मसनूई सा लगा, लेकिन वो कुछ ना बोली। बीबी जी, इसकी खामोशी पे वो उसे एहतियातन पुकार बैठा तो वो खासी कोफ्त का शिकार हुई। मुझे ये बीबी जी मत पुकारा करो। वो चिढ़े हुए मगर तंबीही अंदाज में गोया हुई तो दूसरी जानिब वो फ़ौरन मुअद्दिब लहजे में गोया हुआ। जी बेहतर, जैसा आपका हुक्म बीबी जी। इसके सादे से लहजे पे वो भुना उठी। उफ, मीर अली। वो शिद्दत ज़ब्त से बाएं हाथ की मुट्ठी ज़ोर से भींचती मारे तैश के कॉल बंद कर गई। एक से बढ़ के एक नमूना है मेरे इर्द गिर्द। कोफ्त से सोचती वो अपना लैपटॉप ऑन करने लगी। यूनिवर्सिटी में फंक्शन अपने अरूज पे था, जबकि फ़र्स्ट रो में कदरे साइड पे बैठा जवार खान वक्तन फ़वक्तन अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रहा था। उसे इस वक्त इस इंतज़ार से कोफ्त ज़दा होते आधा घंटा गुजरा था कि उसके मोबाइल की रोशन स्क्रीन पे सुर्ख दायरा सा नमूदार होने लगा। इट्स टाइम टू शूट। वो अपना मोबाइल ब्लैक जीन्स की पॉकेट में उड़ीसते हुए अपनी जगह से उठा और इस पंडाल से निकला। अस्सलाम वालेकुम। कान में लगे ब्लूटूथ पे उंगली मारता वो मुंह ही मुंह में बदबदाया। जी, डीलिंग हो रही है। वो दोबारा मध्यम लहजे में गोया हुआ और दूसरी जानिब की बात सुनने लगा। माजरत के साथ सर, लेकिन मैं एक मुहज़्ज़िब और शरीफ उस्ताद हूँ। आप इस गुंडागर्दी के लिए किसी गैंगस्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसने जैसे सोचने के लिए चंद सेकंड्स का वक्फा लिया। जैसे कि एसके। बात मुकम्मल करके इसने होंठ ज़ोर से दबाए। जी ठीक है।
इसने दूसरी जानिब कही बात तवज्जो से सुनी और फिर ताबेदारी से जवाब देता वो वापस पलट गया। यूनिवर्सिटी के पिछले दरवाजे के पास ज़मीन में एक मट्टी से अटा हुआ दरवाज़ा था जो देखने वालों को यही तासुर देता था कि ये नक्काशी के काम के लिए है, लेकिन दर हकीकत इस दरवाजे को पार करके जब नीचे पहुंचो तो यहाँ एक अलग ही दुनिया कायम थी। ये वो दुनिया थी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने वाले नौजवानों को नशे की लत लगा देती थी। इस वक्त भी यूनिवर्सिटी के फंक्शन का फ़ायदा उठा के यहाँ एक डीलिंग की जा रही थी, लेकिन शायद ये डीलिंग आज की तारीख में मुमकिन नहीं थी। ये आवाज़ कैसी है? ड्रग से भरे बैग इस यूनि के बिगड़े स्टूडेंट को थमाते समय एक अजीब सी आवाज़ आने पे खावर चौकन्ना हुआ। उसने फ़ौरन अपने साथ आए 2 आदमियों को इशारा किया, लेकिन तब तक वहाँ आने वाला आ चुका था। ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट, स्याह लेदर शूज़ और जैकेट पहने। वो जैकेट की बाजुओं को कोहनियों तक किए, खूबसूरत आंखों पे स्याह गॉगल्स चढ़ाए बहुत शान के साथ सीढ़ियाँ उतर रहा था। एसके हाथ में पिस्टल लेके खड़े खावर के होंठ बेयकीनी से सरसराए। हाँ, क्यों, प्यारा नहीं लग रहा क्या? एक नज़र खुद पे डालते हुए उसने भोलपन से इस्तफसार किया तो वो सब उसे देख के रह गए, क्योंकि इस भोलपन के पीछे छुपे भेड़िए से वो सब भी वाकिफ थे। तुम यहाँ कैसे? किसने बताया तुम्हें यहाँ का? एक नज़र उस नौजवान लड़के पे डालते हुए इसने नागवारी से इस्तफसार किया तो वो खुल के हंस दिया। तुम सुल्तान खान को बच्चा समझते हो जो किसी के बताए पे कहीं भी चल देगा। गौर से देखो मुझे, मैं 6 फीट 1.5 इंच और 33 साल का भरपूर मर्द हूँ, जिसके शहर में तुम उसकी इजाज़त के बगैर अपना धंधा चला रहे हो। वो सुकून से चलता हुआ खावर के सामने रखी कुर्सी पे इत्मीनान से बराजमान हो गया, जबकि इसकी बात सुन के खावर को उससे ख़तरा सा महसूस हुआ। जबकि वो नौजवान लड़का एसके की बातें सुन के जर्द चेहरे के साथ उसे देख रहा था। ऐसा कुछ नहीं है एसके, हमने तुम्हारे धंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ये बस हमारा छोटा सा एक कारोबार है। वो उसकी पहुंच और उसकी सफाकी से वाकिफ था, इसलिए वो मसालती अंदाज में गोया हुआ तो वो खुल के हंस दिया। छोटा सा कारोबार इंटरेस्टिंग। उसके सामने पड़े पैकेट्स को महजूज अंदाज में देखता वो अपनी आंखों पे लगाए स्याह गॉगल्स उतार के गोद में रख गया। वो क्या है ना कि तुम्हारा ये छोटा सा कारोबार मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए इसे ख़त्म करो। बेनियाजी से कहते हुए इसने जेब से सिगरेट निकाला और उसे सुलगाने लगा। इस शहर पे तुम्हारा राज नहीं है एसके, यहाँ हमें भी रहना है और अपना काम धंधा करना है। इसकी हीरो पैंती पे खावर को गुस्सा आने लगा, जिसे बमुश्किल कंट्रोल करता वो नागवारी से गोया हुआ तो सुल्तान ने संजीदगी से उसके अंदाज मुलाहिजा किए। इस सारी गुफ्तगू में तुम एक लाइन गलत बोल गए हो कि इस शहर पे मेरा राज नहीं है। सिगरेट का गहरा कश लगाता वो कुर्सी पे आगे को झुका तो इसकी खूबसूरत आंखों के सुर्ख गोशों को देखते खावर और उस तालिबे इल्म की आंखों में एक खौफ सा पैदा हुआ। इस शहर क्या, इस जैसे बहुत से शहरों में मेरा राज है और मेरी किंगडम में तुम मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। वो यकायक लहजे की शगुफ्तगी को भुलाए सर्द लहजे में गोया हुआ तो खावर के साथ आए आदमी ने गन निकाल के उस पे तानी तो इसने जब्त से उसे देखा। इडियट। उसकी इस हरकत पे सुल्तान ने हाथ में पकड़ा लाइटर बिना उसकी जानिब देखे उसकी तरफ उछाला तो
जो सीधा उसकी दाईं आंख में जाके लगा तो वो कुर्राता हुआ पीछे की जानिब लड़खड़ाया। इन खिलौनों से कम आज के बाद मुझे डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि एसके को डराने या धमकाने वाले अपने होने पे पछताते हैं। सर्द लहजे में कहते हुए वो अपनी जगह से उठा और जेब से दूसरा लाइटर निकाल के वो उसे जला के उन पैकेट्स की तरफ उछाल गया जो कुछ देर बाद यहाँ बच्चे बच्चे में तकसीम होने वाले थे। एसके अपने माल को यूं आतिशज़दगी की नज़र होते देख के खावर चिल्ला उठा तो एसके ने लपक के बाएं हाथ से उसका कॉलर दबोचा। आवाज़ नीची रख के बात करो। ऊंची आवाज़ में अपने बाप के अलावा किसी की बर्दाश्त नहीं करता। उसके दुरुस्त लहजे में एक गुराहट थी जो मजबूत और तवाना खावर के भी रोंगटे खड़े कर गई। तुम्हें मोहलत मिल जाती या तुम्हारा सामान बच जाता जो अगर तुम लोग मुझे ये खिलौना दिखाने की बेवकूफ़ी ना करते, क्योंकि मुझे सुल्तान के सामने लोगों का दादागिरी दिखाना कुछ खास जचता नहीं है। चुपते हुए लहजे में कहता वो एक झटके से उसका कॉलर छोड़ता उसे पीछे को गिरने पे मजबूर कर गया। फिर आगे बढ़ा और उस नौजवान को कॉलर से खींचता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा जब खावर के आदमी ने लड़खड़ाते हुए दोबारा से पिस्टल लेके उसका निशाना बांधा। लेकिन इससे पहले कि गोली पिस्टल से निकलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ते सुल्तान ने दूसरे हाथ से अपनी कमर में अड़ी सा पिस्टल निकाला और उसने बिना पीछे मुड़े हल्का सा रुख मोड़ के उस शख्स के कंधे का निशाना लिया। मैंने कहा ना, मुझे सुल्तान के सामने दूसरों की दादागिरी पसंद नहीं है, क्योंकि सुल्तान सिर्फ एक ही जचता है और इस शहर क्या मुल्क के लिए मैं अकेला ही सुल्तान काफ़ी हूँ। अपने मखसूस भारी अंदाज में कहते हुए उसने पिस्टल को उंगलियों पे घुमा के वापस पेंट में अड़ीसा। आज के बाद ऐसे छोटे धंधे करने हुए तो पहले मुझसे बात कर लेना। सीढ़ियों के वस्त पे 2 सेकंड्स के लिए ठहरता वो खावर के सफ़ेद चेहरे को देख के बोलता वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि नीचे बेसमेंट में खड़ा खावर गहरे दुख और गुस्से में मुब्तला अपने करोड़ों के माल को राख बनता देख रहा था। अब तुम यहाँ रुक के क्या करना चाहते हो? फिराडे रॉबर्ट को बदस्तूर मलेशिया में ही रहने पे आमादा देख के सख्त नाला दिखाई दे रहा था। मुझे एक दफ़ा रोशनी से मिलना है। रॉबर्ट के जवाब पे फिराडे ने उसे यूं देखा जैसे उसका जहनी तवाज़न बिगड़ गया हो। तुम होश में तो हो? तुम एसके की बीवी और ईजे की माशूका को मिलना चाहते हो, जबकि तुम खुद उसे बेच चुके हो। वो इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला तो रॉबर्ट ने नागवारी से उसे देखा। वो मेरी बेटी है। इसका लहजा ना चाहते हुए भी कमज़ोर पड़ा। ज़रूर होगी, लेकिन कुछ साल कबल तुम अपनी बेटी का उसी के सामने सौदा कर चुके हो। उसने बिना किसी लगी लिपटी के जवाब दिया तो रॉबर्ट चुप सा हो गया, लेकिन इस वक्त उसका रोशनी से मिलना ज़रूरी था, इसलिए उसने अपने बेबुनियाद दलाइल सामने रखे। वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं उससे मिलना तो नहीं छोड़ सकता। इसने यूं कहा गोया के बहुत मोहब्बत जताने वाला बाप हो। तुम्हारी इस मोहब्बत में छुपी खुदगर्जी की बू मैं पहचान चुका हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बेहतर यही है कि तुम रोशनी से मिलने का ख्याल जहन से निकाल दो, क्योंकि ईजे के लोग कुत्तों की तरह रोशनी के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। फिराडी ने उसे खतरे से आगाह करना चाहा तो रॉबर्ट ने चौंक के उसे देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? एसके कहाँ है? क्या वो जानता है कि ईजे उसकी बीवी से मिलता है? रॉबर्ट की आवाज़ में छुपी हैरानगी बहुत फितरी थी। एसके मलेशिया में नहीं है, और उस जैसे गैंगस्टर के दिल यूं ही होते हैं, चंद लम्हे लड़कियों से खेल के किसी दूसरे के लिए फेंक दिया। फिराडी नफरत अंगेज लहजे में बोला, लेकिन ये बोलते हुए वो फरामोश कर गया कि वो भी
उसी दुनिया का बासी था और यही सब उसका भी वतीरा था। लेकिन उसने उसे खेलने के लिए नहीं खरीदा था। खेलने वाले शादियों जैसे फंदे गले में नहीं डाला करते। रॉबर्ट के एसके उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन रोशनी के लिए उसकी पोजेसिवनेस काबिले दीद थी। इसलिए वो उसकी इस बेखबरी पे खासा बेयकीन था। यहाँ सब कुछ चलता है, इसलिए अपने कमीने दामाद की कमीनगी पे मातम करने की बजाय यहाँ से निकलने का सोच। ये ना हो कि बेटी से मिलने के चक्कर में जान गंवानी पड़ जाए, क्योंकि ईजे पागलों की तरह उसका दीवाना हुआ पड़ा है। फराडे अब के उसके रद्दे अमल से उकताता हुआ बोला तो रॉबर्ट भी उसकी बात से इत्तफाक करता हुआ वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उन्होंने इटली से माल रिसीव करना था। सुर्खो सफ़ेद पैरों पे लॉन्ग शूज़ पहनती वो साथ मोबाइल पे आए वॉइस नोट्स सुन रही थी, जो उसे वक्तन मौसूल हो रहे थे। अपने काम से फारिग होने के बाद उसने अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन सुल्तान की जानिब से गुज़िश्ता 3 रोज़ से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं थी। वो इस चीज़ पे खासी हैरान हुई थी, क्योंकि अगर वो शख्स गुंडागर्दी दिखाने में माहिर था तो उसकी आशिकी का लेवल भी काबिले सताइश था। वो चाहे जहाँ भी मसरूफ़ हो, हत्ता कि किसी से लड़ाई के दौरान भी मखसूस किए वक्त में वो उसे एक अदद मैसेज करना ना भूलता था, लेकिन इस दफ़ा ये अनहोनी हो चुकी थी, जिस पे वक्ती तौर पे मुताजिब होने के बाद वो बेनियाजी से कंधे उचकाती अपने बकिया कामों की तरफ मतवज्जा हो गई। वो अपने बालों को स्कार्फ में बांध रही थी जब आहिस्तगी से दस्तक देते हुए उसे एरिक जॉनसन के नीचे पहुंचने की खबर दी गई तो इसके चेहरे पे बेजारगी सी फैल गई। किस कदर फारिग इंसान है ये शख्स। मलेशिया जैसे शहर में रहने के बावजूद ये इतना फारिग तरीन है। वो तीनों वक्त का खाना उसके साथ यहीं होटल में खाया करता था और उसके साथ वक्त गुजारना उसे जान झोंकों का काम लगता था। न जाने ये ड्रामा कब ख़त्म होगा। कोफ्त से सोचती वो अपने बाल समेट के हेड सर पे रखने लगी और जहनी तौर पे खुद को उसके सामने के लिए तैयार करने लगी। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद वो जब होटल के कमरे से निकली तो वेटर की निशानदही पे वो होटल के ओपन एरिया की जानिब चल पड़ी, जहां हस्बे मामूल वो उसका मुंतज़िर था। रॉयल प्रिंसेस। उसे देखते ही वो अपनी कुर्सी से उठा और आंखों में वालेहाना सी चमक लिए इसे देखने लगा, जो इसे हर दिन पहले से ज़्यादा निखरी हुई और खूबसूरत लगती थी। कैसी हो? उसके हाथ थामते हुए वो गर्मजोशी से उसका नाजुक हाथ दबाते हुए गंभीर लहजे में गोया हुआ तो एक नज़र उसके हाथों में दबे अपने हाथों पे डालती वो हौले से बोली, प्रेटी फाइन, आप ठीक हैं? ज़रा की ज़रा उसके यूनानी देवताओं के जैसे खूबरू चेहरे पे निगाह डालती वो बोली तो उस एक नज़र के सदके ईजे का दिल चाहा कि वो दुनिया लुटा दे। दिन के जिस लम्हे में तुम्हारे साथ होता हूँ, इस लम्हे में बिल्कुल ठीक रहता हूँ। लहजे में वारिफ्तगी समेटे वो दुनिया भर के जज्बात आँच देते लहजे में छुपाए वो उसके लिए कुर्सी घसीट के उसे बिठाने लगा और उसके बाद रुशाने ने एक नज़र मेज़ पे सजे नाश्ते पे डालते हुए मध्यम लहजे में इस्तफसार किया तो उसकी आंखों की हरकत पे चंद सानिये के लिए गोया चुप हो गया। मुझे लगता है कि अनकरीब मेरे वजूद की डोरें तुम्हारी इन हसीन आँखों के साथ बंधने वाली हैं। उसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ते हुए वो गंभीर लहजे में बोला तो रुशाने को जाने क्यों फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी शिद्दत से महसूस हुई। नाश्ता करें? उसने मौज़ूए गुफ्तगू बदलना चाहा, जिसे समझते हुए उसने कुछ देर के लिए उसे तंग किए बिना सुकून से नाश्ता करने दिया। मुझे 1 माह बाद पाकिस्तान जाना है और इस दफ़ा पाकिस्तान टूर में मेरे साथ इस दफ़ा तुम भी होगी। वो जूस की सिप लेते हुए अपने मखसूस अंदाज में गोया हुआ तो वो चौंकी। मैं क्यों? वो फ़ौरन सटपटाई। क्या मुझे ये बार बार दोहराने की ज़रूरत है कि तुम मेरी पाबंद हो? मुझे ये शादी जैसे झंझट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी रज़ा हो तो पाकिस्तान टूर में
हम शादी करेंगे, लेकिन वापस मलेशिया वापसी में तुम्हें यहाँ होटल में अकेली ना ठहरो। वो बहुत रसानियत से अपने प्लान को उसके गोशगुजार कर रहा था, जबकि उसकी बात सुनती रोशानी को अपना वजूद हवा में मुअल्लिक होता महसूस हुआ। इतनी जल्दी? उसने इस्तराबी हालत में उसे देखा, जो बहुत गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। ये जल्दी नहीं है, मैंने इतने साल तुम्हारा इंतज़ार किया है। मेरे लिए ये चंद हफ्ते गुजारना भी बेहद मुश्किल है। वो शिद्दत आमेज़ लहजे में गोया हुआ तो इसे अपने कंधों पे एक बहुत भारी सा बोझ महसूस होने लगा। या अल्लाह! बमुश्किल अपने तासुरात पे काबू पाए वो अपने जहन में अल्फाज तरतीब देने लगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले मुझे आपके मुतालिक सब जानना है। वो बहुत नाप तोल के बोलती इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी जो इसके गले आन पड़ा था। ज़रूर जानो, बल्कि मेरा तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए उसे देखने लगा, जो एक उचट्टी हुई निगाह उसके आदमियों पे डालने लगी, जो हमेशा की तरह उनके टेबल से चंद फिट के फासले पे खड़े उन्हें एक प्रोटेक्शन जोन मुहैया किए हुए थे, जबकि इस एरिया में ईजे की बुकिंग के बाइस रश भी ना होने के बराबर था। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं कोई अहम फैसला लेने से कबल आपके अंदाज़ो अतवार से मुतारिफ हो सकूं? वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि वो इसकी बात समझ जाए और एसके इतनी जल्दी वापस ना आए और वो अपना काम आसानी से कर ले। रॉयल प्रिंसेस, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना रखा है। तुम शाम तक अपनी पैकिंग करो, मेरा ड्राइवर शाम को तुम्हें पिक करके मेरे स्वीट पे छोड़ देगा। इसकी झिझक से लुत्फ़अंदोज़ होते वो दिल नवाज लहजे में गोया हुआ तो रोशानी ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा। ड्राइवर नहीं, मुझे आप खुद पिक करने आए। मैं ड्राइवर के साथ जाना नहीं चाहती। उसके जल्दी से कहने पे वो पहले मुस्कुराया और फिर दिलकशी से हंसता हुआ उसका हाथ थामता उसके हाथ पे झुका तो रोशानी का दम घुटने लगा। तभी वो हौले से उसकी गिरफ्त से हाथ निकालती हौले से मिनमिनाई, अभी नहीं प्लीज़। उसके होंठों को गुस्ताखी पे आमादा देख के इसने हौले से कहा तो वो अपने मचलते जज्बात को बमुश्किल काबू करता इसका हाथ हौले से दबा के उठा और इसका रुखसार थपथपाता शाम में सामान पैक करने का कह के वहाँ से निकला तो रुशाने सिरत से वापस रूम की जानिब भागी। डैम इट! अपने मोबाइल को कीना परवर मगर बदतरीज सुर्ख होती आंखों के साथ देखता इसने गैज़ो गज़ब का शिकार होते हुए अपना मोबाइल पूरी कुव्वत से सामने दीवार पे मारा तो एक छनाके के साथ दीवार गिर शीशा और मोबाइल टूट के टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस सब का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाता हुआ अपना अंदर का गुबार कम करने की सही करने लगा, लेकिन कानों में गूंजते अल्फाज इसके अंदर के इस गुबार को मज़ीद ज़्यादा किए जा रहे थे, जबकि दिल गोया दहकती भट्टी में जलता जा रहा था। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। और आज तो आप लोगों के हमने डबल एपिसोड दी है, तो आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और कोशिश होगी कि आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्द लेकर हम लोग हाजिर हों। तो फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।